हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर पार्ट 4 के जो क्वेश्चन बाकी रहते हैं उनको सोल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल क्वेश्चन 37 है, तो 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन को आज सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन तक हम सोल्व कर चुके हैं, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 21st क्वेश्चन, इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर्स आर यूज। जो एयर कैपेसिटर होता है उसका उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टीवी ट्यूनर। टीवी ट्यूनर में एयर कैपेसिटर का यूज़ नहीं किया जाता है। सेकंड ऑप्शन दिया है ओसिलेटर। ओसिलेटर में हम फिल्म टाइप कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन दिया है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में हम नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। डी ऑप्शन दिया है रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर में एयर कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 22nd क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द पोलराइज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज रिवर्सली कनेक्टेड। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को यदि उल्टा जोड़ दिया जाए, मतलब उसकी विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नो इफेक्ट ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि हमने कनेक्शन ही उल्टे कर दिए हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर आएगा, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट, कि अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा। कनेक्शन सही हुए हैं तो उसमें करंट फ्लो होती रहेगी, पर यदि कनेक्शन को उल्टा कर दिया तो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, मतलब करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो वहाँ बहुत अधिक हीट हो जाएगी। अब हीट हो रही है और इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर है तो वहाँ विस्फोट हो सकता है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है करंट इज रिड्यूस इन द सर्किट। सर्किट में करंट कम हो जाता है, डी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये गलत है। कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 23 क्वेश्चन, विच इज द डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस वो होते हैं जो चुंबक की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लकड़ी, बिल्कुल सही है। लकड़ी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है, तो एक डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की श्रेणी में आती है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया निकेल। निकेल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो बी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन प्लेटिनम। प्लेटिनम भी एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो ऑप्शन भी गलत होगा। डी ऑप्शन दिया है मैग्नीज। मैग्नीज भी एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 24 क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। फ्लक्स घनत्व की एसआई यूनिट है वो टेस्ला है, और यदि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट निकालते तो आती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, पर एसआई यूनिट टेस्ला है, तो एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया वेबर। वेबर होती है फ्लक्स की यूनिट, तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया वेबर पर मीटर, ये किसी की इकाई नहीं होती है। डी ऑप्शन दिया एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स एमएमएफ मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई होती है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 25th क्वेश्चन, व्हाट इंडिकेट्स द शेप ऑफ अ BH कर्व हिस्टेरेसिस लूप ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल में BH वक्र होता है वो उसका आकार क्या दर्शाता है। जैसे हमने BH कर्व पढ़ लिया है, उसके बारे में जान भी लिया है, तो BH कर्व क्या दिखाता है कि जो मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी है और कैसी है उसको वो दर्शाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया रिलेक्टेंस ऑफ द मटेरियल, बिल्कुल गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस, पदार्थ की फील्ड इंटेंसिटी को बताता है, ये भी एक गलत ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन दिया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताता है, तो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया पूलिंग पावर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल की पूलिंग पावर को बताता है, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। 26 क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडी करंट। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कौन सी है जो एडी करंट के एक सीधे समानुपाती होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वोल्टेज। वोल्टेज का मान बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, उससे एडी करंट के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एडी करंट तो बन रहे होंगे, पर यदि हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं उससे एडी करंट बढ़े, ऐसा नहीं होता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है करंट। करंट भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से, यदि फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाया जा रहा है तो एडी करंट के मान में भी वृद्धि होती है, और फ्रीक्वेंसी को यदि घटाया जा रहा है तो एडी करंट के मान में भी कमी आती है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से या घटने से एडी करंट पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब एडी करंट के मान में भी कमी या वृद्धि होती है। डी ऑप्शन दिया है रेजिस्टेंस, मतलब फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ेगी तो एडी करंट के मान में भी वृद्धि आएगी, और फ्रीक्वेंसी यदि घट रही है तो एडी करंट भी घटता है, मतलब जो एडी करंट है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। डी ऑप्शन दिया है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बढ़ने या घटने से एडी करंट पर इफेक्ट नहीं होता। एडी करंट के बढ़ने और घटने से रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो एडी करंट पर डिपेंड करता है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा कि यदि एडी करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, और एडी करंट यदि घट रहा है तो रेजिस्टेंस का मान भी घटता है। 27th क्वेश्चन, विच इज़ द कॉज फॉर चेंजिंग द परमेबिलिटी। कि जो परमेबिलिटी में चेंज होता है वो किस कारण से होता है, या परमेबिलिटी में जो चेंज आ रहा है वो
उसका क्या कारण है। परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। परमेबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, बी से फ्लक्स डेंसिटी को डिनोट करते हैं और एच जो होता है वो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। ए ऑप्शन दिया है लेंथ, तो लेंथ तो एक गलत ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन दिया है फ्लक्स डेंसिटी, बिल्कुल सही है कि यदि फ्लक्स डेंसिटी में चेंज होगा तो परमेबिलिटी में भी चेंज आता है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है फील्ड इंटेंसिटी, यदि फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो परमेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यदि चुंबकीय बल को बढ़ाया जाता है तो परमेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। जो परमेबिलिटी में चेंज हो रहा है वो फ्लक्स डेंसिटी के कारण होता है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। 28 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स में किस संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्लास्टिक फिल्म टाइप। प्लास्टिक फिल्म टाइप का यूज़ हम जनरल पर्पस के लिए करते हैं, हाई स्टेबिलिटी, आरएफ सर्किट या एसी मोटर या फिर कपलिंग में हम प्लास्टिक फिल्म टाइप का यूज़ करते हैं, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है सेरामिक डिस्क टाइप। जो सेरामिक कैपेसिटर होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ डिस्क टाइप की बात की गई है, तो सेरामिक डिस्क टाइप का यूज़ हम जनरल पर्पस के लिए या फिर आरएफ के लिए, जो आरएफ कपलिंग होती है उसमें सेरामिक डिस्क टाइप का यूज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम टाइप। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक आता है इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम टाइप, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन पोलराइज टाइप। तो इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम टाइप जो कैपेसिटर होते हैं उनका यूज़ पावर सप्लाई के लिए, फिल्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप। इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप जो कैपेसिटर होते हैं उनका यूज़ स्मॉल स्पेस रिक्वायरमेंट, मतलब जो अंतरिक्ष में छोटी छोटी आवश्यकताएं होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यही बात की है कि स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किस कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसका स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है, तो 28 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 29th क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट ऑकर्स। कि यदि ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पर क्या प्रभाव होगा। अब यदि ओपन सर्किट हो गया है या ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया, मतलब सर्किट तो ओपन हो गया है तो वहाँ तो करंट ही नहीं फ्लो होगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट विल नॉट फंक्शन, ये काम ही नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। अब करंट फ्लो नहीं होगी तो कैपेसिटर जो दिया है वो काम ही नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है इट विल बर्स्ट एट वंस, ये एक बार में फट जाएगा, बिल्कुल गलत है। उसमें ब्लास्ट तो क्या ही हो जाएगा जब करंट ही नहीं फ्लो हो रही है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है इट विल बिकम लीक, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है इट विल फंक्शन नॉर्मली, कि है सामान्य रूप से कार्य करेगा, मतलब अपना काम करता रहेगा। अब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो कैपेसिटर काम कैसे करेगा, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 30 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स आर डिक्रीज इन द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है, यदि उसमें उसकी प्लेटों की दूरी को कम कर दिया जाए तो उसके कैपेसिटेंस मान में क्या चेंज आएगा। यदि कैपेसिटर की प्लेट की दूरी कम कर दी जाती है तो उसका जो मान होता है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि यदि कैपेसिटर की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो उसके प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ा देते हैं, तो प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर मान में कमी आ रही है, तो यदि उनको पास कर दिया जाए, प्लेटों की दूरी कम कर दी जाए तो कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है बिकम जीरो, बिल्कुल गलत होगा, कैपेसिटेंस वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है रिमेन्स सेम, समान रहेगा, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है डिक्रीज, यदि प्लेटों की दूरी को बढ़ा रहे हैं तो डिक्रीज होता है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है इंक्रीज, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की दूरी को कम किया जा रहा है, मतलब प्लेटों को पास पास ले आए तो जो कैपेसिटेंस वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो 30 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 31st क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलस्ट्रेटेड। चुंबक के किस गुण का चित्रण किया गया है। हमें एक डायग्राम दिखाया गया है, उसमें चुंबक का कौन सा गुण दिखाया गया है, तो इसमें क्या दिखा रहा है, साइन बने हैं, 2 पोल हैं नॉर्थ और साउथ और उनकी तरफ साइन बने हैं कि उस तरफ साउथ है और इस तरफ नॉर्थ है, तो ऐसा हमें समझ आ रहा है कि ये कोई डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब चुंबक कैसे लटकाया गया है और वो डायरेक्शन को बता रही है कि नॉर्थ इस साइड है और साउथ दूसरी तरफ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है, दिशीय विशेषता है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है इंडक्शन प्रॉपर्टी, बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है सैचुरेशन प्रॉपर्टी, ये भी एक गलत आंसर है। पोल्स एक्साइटिंग प्रॉपर्टी, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 32 क्वेश्चन, विच इज़ अ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। एक अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन दिया है एयर, ऐसे एग्जाम्पल पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हवा होती है वो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है स्टील, स्टील एक डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा।
सी ऑप्शन दिया है ग्लास, ग्लास भी एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है वाटर, जल, जल भी एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 33rd क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज यूज टू मेक कमर्शियल पर्पस परमानेंट मैग्नेट्स। यदि परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो मैग्नेटाइजेशन की किस मेथड का यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंडक्शन मेथड, बिल्कुल सही है। इंडक्शन मेथड से जो मैग्नेट बनाया जाता है वो परमानेंट मैग्नेट बनता है, तो ये ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है सिंगल टच मेथड, सी ऑप्शन दिया है डबल टच मेथड और डी ऑप्शन दिया है डिवाइडेड टच मेथड। सिंगल टच, डबल टच और डिवाइडेड टच मेथड के द्वारा परमानेंट मैग्नेट को हम नहीं बना सकते हैं। मैग्नेट बनता है पर ओनली कुछ टाइम के लिए, तो तीनों ऑप्शन ये गलत आंसर होंगे। 34th क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीज। यदि टर्न्स के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है, मतलब टर्न्स बहुत दूर दूर कर दिए गए हैं, तो इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉइल्स में यदि टर्न को इकट्ठा रखा और बहुत पास पास करके रखा, मतलब टर्न्स की दूरी बहुत कम है, तो इंडक्टेंस उसमें कम बन रहा होगा। यदि उन टर्न्स को हम बहुत दूर तक फैला दें, मतलब बहुत दूर तक बढ़ा दिया है, उनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया है, तो इंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंक्रीज, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डिक्रीज गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है बिकम जीरो, शून्य हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन दिया है रिमेन्स सेम, समान रहेगा, समान नहीं रहता है। यदि टर्न्स के बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं, मतलब टर्न्स बहुत दूर दूर कर दिए गए हैं, तो उसमें इंडक्टेंस का मान बढ़ता है। 35th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो प्लेट का यूज़ किया जाता है, उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, तो उसका काम क्या है ये पूछा जा रहा है कि जो कैपेसिटर होता है उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का क्या काम होता है। यदि दो प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का यूज़ किया गया है तो उन प्लेटों को शॉर्ट होने से बचाएगा, या उन प्लेटों के दोनों के बीच करंट जो फ्लो हो रही होगी उसको वो रोकेगा। तो ए ऑप्शन दिया है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कैपेसिटेंस, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है प्रिवेंट्स एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स, प्लेट के बीच किसी भी करंट फ्लो को वो रोकेगा, मतलब करंट जो फ्लो हो रही होगी उसको रोकने का काम करेगा, तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया प्रोटेक्ट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किट बिटवीन द प्लेट्स, कि जो प्लेट्स हैं उनके बीच में शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ये भी सही होगा। तो सी ऑप्शन भी सही हो सकता है, बट उससे बेस्ट जो हमें लग रहा है कि प्लेटों के बीच किसी भी करंट को फ्लो होने से ही रोक देगा, तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएंगी, आपस में वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएंगी। तो यदि करंट ही फ्लो नहीं होगी तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारा ऑप्शन आता है वो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट होने से भी बच जाएगा, तो सी ऑप्शन को इसलिए गलत कहा है, सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है हेल्प्स टू होल्ड द चेंज इन कैपेसिटर फॉर लॉन्ग पीरियड, जो कैपेसिटर होता है वो एक लंबे समय तक चार्ज रहता है, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 36 क्वेश्चन, विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर। कौन सा फैक्टर है जो कैपेसिटर में कैपेसिटेंस मान को निर्धारित करता है? ए ऑप्शन दिया है एरिया ऑफ द प्लेट्स, बिल्कुल सही है। प्लेट का जो एरिया होता है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू को डिटरमाइन करता है, मतलब प्लेट का एरिया यदि बड़ा होगा तो उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू ज़्यादा होगी, प्लेट का यदि एरिया कम कर देते हैं तो कैपेसिटेंस वैल्यू भी कम हो जाती है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया शेप ऑफ द प्लेट्स, बी ऑप्शन हमारा एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया मटेरियल ऑफ द प्लेट्स, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। जो प्लेट्स हैं वो किस मटेरियल की बनाई गई है इस पर कैपेसिटेंस वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया थिकनेस ऑफ द प्लेट, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 37th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर्स आर यूज इन RF कपलिंग सर्किट। RF कपलिंग सर्किट में कौन से कैपेसिटर का या किस टाइप के कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टेंटलम टाइप, तो इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप जो कैपेसिटर होते हैं उनका यूज़ स्पेस रिक्वायरमेंट में किया जाता है, मतलब जो स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वहाँ टेंटलम टाइप का यूज़ करते हैं, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है मोनोलिथिक टाइप, बिल्कुल सही है। जो मोनोलिथिक टाइप कैपेसिटर होते हैं उनका यूज़ UHF या RF कपलिंग में किया जाता है। सी ऑप्शन दिया इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप मैंने पहले भी बताया कि 3 टाइप के होते हैं, टेंटलम टाइप, नॉन पोलराइज टाइप और एल्यूमिनियम टाइप, तो उनका अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, जैसे पावर सप्लाई में, स्पेस रिक्वायरमेंट में और लाउड स्पीकर में नॉन पोलराइज का यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होगा। डी ऑप्शन दिया है मेटेलाइज पॉलीप्रोपिलीन, मेटेलाइज पॉलीप्रोपिलीन टाइप का जो कैपेसिटर होता है उसका यूज़ हम AC मोटर्स में करते हैं, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के पार्ट 4 के हम सभी 37 क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं, तो अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है उससे टेस्ट देंगे और आपकी प्रैक्टिस कैसी है उसे अच्छे से जान लेंगे।